और ये रिवर्सिबली हमारे पास बनाएगा H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। नहीं शॉर्ट करो, ठीक है भाई। ये H प्लस और OH माइनस। अब जरा इसके बीच में मैं डाल देता हूं रिवर्सिबल का निशान, जो कि शो करता है ये इक्वेशन रिवर्सिबल हो गई। ये आ गया रिवर्सिबल, ये आ गया रिवर्सिबल, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा स्केल याद दिलाऊं। याद है पीएच के बारे में क्या पढ़ा था? पीएच का स्केल पढ़ा था आपने। पीएच के स्केल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? मैं वो चीज बता रहा हूं आपको। पीएच के स्केल के बारे में आपने ये पढ़ा है भाई कि ये जो आपके पास पीएच का स्केल होता है, इसमें एक चीज होती है। अच्छा पहले नंबर एक लाइन लगाता हूं यहां पर, ठीक है। इस लाइन पर मेंशन करता हूं, ये है मेरा 0 मार्क, ये है मेरा बिल्कुल मिडिल में 7 मार्क, और ये है मेरा बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर 14 मार्क, ठीक है। इस चीज को आप कहते हो, इस पार्ट को आप लोग कहते हो स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं भाई, अगर नहीं कहीं किसी को समझ आए तो मुझे बोल दो कि सर ये नहीं पार्ट समझ आया। इसको कहते हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड। समवेयर इन बिटवीन इस चीज को आप लोग कहते हो वीक एसिड। फिर थोड़ा सा और आगे चलो, एक चीज आती है जिसको आप कहते हो 7, वो क्या कहलाती है? न्यूट्रल। फिर उसके बाद आपके पास आती है यहां इस रीजन में वीक बेस, जिसको आप वीक अल्कली भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन पीएच में ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, चलें ताकि आपको याद है ये वैल्यूज इनकी क्या है। ये देखो, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 7 और ये वैल्यू है 14, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे जरा सोच समझ के बताइएगा कि मतलब क्या है इसका, जरा समझें। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब बाय डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हो? मैं वहां से लिंक करता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन को। अब मुझे रैंडम नाम लेकर बुलाना पड़ेगा यार, ये तो सारे ही सो रहे हैं। अफराज अल्ताफ, आर यू देयर? यस सर। बेटा डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड। सर जो पूरा डिसोसिएट होता है ना वेरी अपने गुड, उसमें सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको हम लोग यूं कहते हैं कि सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज टू गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कंप्लीटली आयोनाइज को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा दूसरा, अरीबा अहमद, आर यू देयर? अरीबा अहमद जी बेटा, अरीबा वीक एसिड की डेफिनेशन बोल दो जरा जल्दी से। जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, नहीं होता को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन टू गिव H प्लस आयन। अब ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मसला है, इससे मुझे पीएच के स्केल पर थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यह है कि चीज इतनी डिसोसिएट हुई है, इतनी डिसोसिएट हुई है कि उसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, उसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा है। तो मैं यूं कहूंगा, इसको इस चीज को कहने का तरीका ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। इफ यू रिमेंबर KCKP, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन को। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब समझ आया मैंने क्या किया? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत हाई है एज कंपेयर टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब। अच्छा अब आता हूं जरा वीक एसिड पर।
सोचो, वीक एसिड का मतलब क्या होगा? वीक एसिड का मतलब होगा कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, हाँ अभी भी हाई है, तो मैं इसको एक ग्रेटर देन के साइन से लगा देता हूं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज जस्ट ग्रेटर देन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है? इट इज जस्ट वन टाइम ग्रेटर, मैंने कह दिया, ठीक है? इससे पता चला कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है जरूर, लेकिन अभी थोड़ी सी, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले थी। नाउ व्हाट अबाउट न्यूट्रल सब्सटेंस? न्यूट्रल सब्सटेंस पे इतनी कम हो जाती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लोग यूं कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज एक्चुअली इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसीलिए H प्लस और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं पानी, H2। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं, यू कैन सी द ट्रेंड में क्या चेंज आ रहा है? ट्रेंड में ये चेंज आ रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। दिस इज वाई ये जो न्यूट्रल पीएच है 7 पीएच है, इसका मतलब ये होता है कि ये मिडिल में है वैल्यू बिल्कुल। इसका मतलब है जितनी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगी, सही है? अब मैं यहाँ पे ये बात मेंशन कर देता हूँ, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ नॉट ग्रेटर, रादर इट इज लेसर, सही है, देन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूंगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी स्मॉलर और ज्यादा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। जी जनाब, अब बोलो, यहां तक किसी को मेरी बात में अगर डिफिकल्टी लग रही है कोई तो पूछो। ये मैंने सारी कहानियां लिख दी, स्ट्रॉन्ग, वीक, न्यूट्रल, फिर वीक और स्ट्रॉन्ग अल्कली एसिड और बेस की, ठीक है भाई? अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मैंने इसका मतलब आपको दो चीजें बोल दी यहां पर। मैंने ये बोल दिया कि यूं जाने पर, सॉरी इसको स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, यूं जाने पर मेरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? यूं जाने पर और यूं जाने पर, सही है? यूं जाने पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और यूं जाने पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, सही है? तो मैं इस बात को यहां मेंशन कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस is decreasing, ठीक है? और you can say this in this way कि or concentration of OH minus is increasing, ठीक है? ये आ गया आपका निशान, कॉन्सेंट्रेशन का वर्ड लिख दिया इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यही बात अगर मैं यहाँ नीचे के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन OH minus is decreasing or concentration of H plus is increasing। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई है सबको? अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, नहीं है तो मैं आऊं अपने उस चीज पर जो शुरू की थी, पानी के बारे में। पानी के बारे में हमने कहा था कि पानी को उसके आयंस के साथ अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से अगर इसकी Kc की इक्वेशन लिखने बैठूं तो Kc की इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी? इसकी Kc की इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, ये आपने दिमाग में रखना है, इसको यहाँ पे साइड में रख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Kc की इक्वेशन। Kc की इक्वेशन इसकी कुछ यूं बनेगी, Kc is equals to concentration of H plus
into concentration of OH minus or divided by concentration of H2O। ठीक है, याद रख, सही है। केसी की एक्सप्रेशन मैंने लिख दी बिल्कुल वैसी जैसे आपने पहले पढ़ी आज से। ठीक है, केसी की एक्सप्रेशन है फॉर वाटर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, H2O मैंने यहाँ पे लिखा है, H2O के बारे में क्या समझते हो? व्हाट इज H2O? इज इट व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इट इज? जी जनाब, एनीवन कोई बता देगा मुझे? पानी कौन सी टाइप का ऑक्साइड है? आपने ऑक्साइड की टाइप्स पढ़ी थी O3 में, याद है? 4 टाइप पढ़ी थी। न्यूट्रल ऑक्साइड। वेरी गुड। H2O इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ना बेटा। अब अगर न्यूट्रल ऑक्साइड है तो न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में तो ये पढ़ा है कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सही है। और पानी के बारे में आपने यही पढ़ा है कि पानी पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये एक दूसरे के साथ वैसे फिजिकली मिक्स आप कर दोगे, एक पानी का बॉटल एक दूसरी पानी की बॉटल एक दूसरे मिक्स कर दिया, मिक्स तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग डिसॉल्व या रिएक्टेड नहीं कह सकते। इट्स जस्ट अ फिजिकल मिक्सिंग। इसमें चीज मिक्स होके कुछ बना नहीं रही। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एसिडिक ऑक्साइड की एग्जांपल दूं। एक एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है, का मतलब यह है कि वो पानी से रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। दैट इज व्हाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इज एन एसिडिक ऑक्साइड। बट यहां पर हम लोग पानी को पानी में मिक्स करें तो कोई नई चीज नहीं बन रही। इट्स नॉट इवन कि मिक्सिंग उसकी फिजिकल तो जरूर है, लेकिन उसके साथ मिलने से एक दूसरे से कोई चीज नई नहीं बन रही। जैसे कार्बोनिक एसिड बना था, जैसे मैं सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिला दूं सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिला दूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिला दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस तरीके से पानी को पानी में मिलाऊं कोई चीज नहीं बनती। तो अल्टीमेटली मैं पानी को पानी में क्या कहता हूं? ये पानी पानी में सॉल्युबल नहीं है। अब मुझे बताओ, जब पानी पानी में सॉल्युबल नहीं कहलाएंगे हम, तो फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब? जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी, इसका क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन तो हम उसको कहते हैं भाई बड़े सिंपल वर्ड्स में कि कोई सॉल्यूट उठा के, सही है, आप पानी में मिला दो और वो उसमें डिसॉल्व होके कुछ आइन वाइन तोड़ फोड़ के मचा दे, सही है। और फिर उस चीज को हम मेजर कर लेंगे कितना अमाउंट इन कितने वॉल्यूम ऑफ पानी मिला हुआ है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ तो मिलने वाली चीज भी पानी, जिसके अंदर मिल रही है वो भी पानी, सॉल्यूट भी पानी, सॉल्वेंट भी पानी, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी? अब मेरी बात समझ आ रही है? तो इट इज एक्चुअली शोइंग यू नथिंग, बात समझे? लेकिन अब इसको हम लोग नथिंग कह के जीरो नहीं अज्यूम करते, हम इसको कहते हैं कि यार एक ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अबे क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट बैठ जाओ, H2O स्क्वायर ब्रैकेट H2O यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी इज equals to a constant that is K। इस कांस्टेंट को हम K कह लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरी इक्वेशन हो जाएगी, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि Kc into K, और वो K जो डिनोमिनेटर में मैं उससे रिप्लेस किया वो यहां ले आया हूं, इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आई, ठीक है। अब ये क्योंकि दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसे कहते हैं? Kc इंटू K को क्या कहते हैं? दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। Kc भी एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K भी कांस्टेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पानी, दैट इज अ कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट्स को जब आप एक जगह करोगे तो वो कहलाएगा एक और नया कांस्टेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, एक कांस्टेंट है 2, एक कांस्टेंट है 3, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 3, 3 2 6, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर मैं 2 डिवाइड 3 करूं, 2 डिवाइड 3 सर 0.66, ये भी एक कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली किसी दो कांस्टेंट को प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, कुछ भी करो मैथमेटिकली,
तो वो जो एक वैल्यू आएगी दैट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो इसीलिए हम इस चीज को कि ये जो Kc इंटू के है इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज Kw। इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे? Kc इंटू के से। सही है। अब ये जो Kc इंटू के से Kw को रिप्लेस किया है तो हमारे पास अब जो ये ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी Kw इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। नाउ दिस इज Kw विच इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, याद रहे। तो अब इस कांस्टेंट वैल्यू का Kw का नाम क्या होता है? दिस इज टर्म्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। मैं वो कांस्टेंट वैल्यू भी बता रहा हूं। Kw थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लाइट चेंज कर देते हैं। Kw is termed as ionic product of water. It's a constant and its value is 1 into 10 to the power minus 14. ठीक है। 1 into 10 to the power minus 14 is the value of this। और इसका यूनिट क्या होगा? इसमें दो इक्वेशन में दो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स लगी हुई है, तो इसका यूनिट होगा मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। ठीक है भाई, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लगी हुई। अब जाहिर है हमने जैसे पढ़ा था कि Kc Kp आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू भी किसी खास टेम्परेचर पे होगी। और हम लोग ये सारी कहानियां कर रहे होते हैं एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस। यहां तक मेरी बात समझ आई है? नहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू आपको 5.48 वो वाली भी बता देता हूं। इट्स वैल्यू इज 5.48 एक्सपोनेंट -14 बाई मोल स्क्वायर पर dm क्यूब एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या हुआ है इस पर अभी बात करता हूं। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से, ये भाई टेम्परेचर क्या कर दिया आपने? टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ गई। सही है। अब कोई बता सकता है कि व्हाई द वैल्यू इज इंक्रीज्ड? व्हाट्स द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद Kw? इस पूरी कहानी में Kw की जो वैल्यू है ये 1 into 10 to the power minus 14 थी, अब हो गई 5.48 into 10 minus 14। तो ये क्या है? मसला क्या है इसका? ठीक है, इस पर मेनली हमारी अब बात होगी और इससे रिलेटेड अब चलेंगी भाई कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए आई विल सजेस्ट यू ऑल डू नॉट मिस एनी क्लास इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती हैं और ये टॉपिक पूरा लिंक्ड है एक दूसरे से। इसकी एक चीज़ को नहीं समझोगे, एक चीज़ की कमांड नहीं होगी, तुम्हारी कैलकुलेशंस पर इस चैप्टर की कमांड हो ही नहीं सकेगी। ये इंतहाई टेढ़ा मेढ़ा टाइप की कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, ये भी और इसके अगले वाला भी। काइनेटिक रिएक्शन काइनेटिक्स भी और ये वाले दोनों बड़े टेढ़े मेढ़े किस्म के कैलकुलेशन वाले चैप्टर हैं। इनमें अगर तुम्हारी कमांड नहीं होगी ना तो फिर तुम सिर्फ और सिर्फ शक्ल देख सकते हो, पेपर सॉल्व नहीं कर सकोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, टाइम हो गया है आपका। लेकिन यह है कि कैलकुलेशन यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। फटाफट में अब मुझे ये बता दीजिए यहाँ तक कि सारी डिटेल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरा जल्दी से बोल दो। ये अभी चलेगा काम, अभी ये तो स्टार्ट हुआ है। अटेंडेंस लगाते हैं जरा जल्दी से। अटेंडेंस कहाँ है भाई?